हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। आज हम जो बीएससी थर्ड ईयर का 2023 का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका 80% जो सिलेबस है वो आपका एनईपी फिफ्थ सेमेस्टर में कवर होता है। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो टॉपिक हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में है लीनियर अलजेब्रा में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पार्ट ए का। जो क्वेश्चंस दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके चारों क्वेश्चन क्या है, रिंग थ्योरी से बेस्ड है। और रिंग थ्योरी आपका सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है एमएलएसयू में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस सी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश समष्टि जो है सी आर की उपसमष्टि है, जहाँ क्यू आर सी जो है क्रमशः परिमेय संख्याओं, वास्तविक संख्याओं तथा सम्मिश्र संख्याओं के क्षेत्र है। तो देखते हैं इसको। तो हमें जो है सी आर की उपसमष्टि निकालनी है। तो सी के जो सब फील्ड होते हैं सारे के सारे वो क्या बनाते हैं, इसकी उपसमष्टि बनाते हैं। ठीक है, लेकिन फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आर ओवर आर, क्यू ओवर आर जो है सदिश समष्टि सी ओवर आर की उपसमष्टि है। सी ओवर आर की सदिश उपसमष्टियाँ है। क्यों है, क्योंकि आर तथा क्यू जो है सी को मैं क्षेत्र लिख देता हूँ, क्षेत्र सी के क्या है, उप क्षेत्र है। कोई भी फील्ड होता है और उसका सब फील्ड होता है तो एफ ओवर ए क्या होता है, आपकी उपसमष्टि होती है। इसके अलावा आर ओवर क्यू जो है सी ओवर आपकी उपसमष्टि नहीं है, क्योंकि आर तो सी का उपक्षेत्र हो गया, लेकिन क्योंकि समष्टि के लिए जो क्षेत्र होता है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि उपसमष्टि के लिए दोनों क्षेत्र समान होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र आपका क्या है, क्यू है, और यहाँ पर आर है, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लीनियर स्पान एंड गिवन एग्जांपल। एक घातीय विस्तृति को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। मान लेते हैं, माना S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn जो है सदिश समष्टि V ओवर F का एक परिमित उपसमुच्चय। ठीक है, तो S के सदिशों के सभी संभव एक घात संचयों लीनियर कॉम्बिनेशंस के समुच्चय को S की एक घातीय विस्तृति कहा जाता है तथा इसे एल एस से लिखा जाता है। एल एस क्या होता है, एस के जितने भी आपके लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सभी का सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक घात विस्तृति एल एस। एल एस को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन एल्फा आई वी आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, क्योंकि एन वेक्टर है, जहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, इस प्रकार से अल्फ़ा एन जो है वो किसमें है, क्षेत्र
एफ के अंदर है। ऑलराइट, ये हो गया लीनियर स्पान। अब अगर मुझे एग्जांपल देना है, एग्जांपल लिख लेते हैं। माना एस आपका क्या है, ये मैं बेसिस मान लेता हूँ 1 0 और 0 1, इसका सबसेट है, आर स्क्वायर का सबसेट है। अब एल एस क्या होगा आपका, आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि बेसिस की परिभाषा क्या होती है कि जो बेसिस होता है वो उस वेक्टर स्पेस का स्पान करता है। तो एस का जो स्पान है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन से सदिशों का समुच्चय जो है आर स्क्वायर के लिए आधार बनाता है। ए और बी दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा आधार बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो ए आपको वेक्टर दे रखा है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसको, दोनों वेक्टर्स को मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं 1 2 और v2 मान लेते हैं 3 4, ठीक है। अभी पहले ये दिखाना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो मान लेते हैं, माना v1 जो है वो अल्फ़ा v2 के बराबर है। अगर इस प्रकार का होगा और अल्फ़ा हमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर नहीं मिल रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देख लेते हैं, तो 1 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 3 4, यहाँ से 3 अल्फ़ा इक्वल टू 1 और 4 अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो यहाँ से अल्फ़ा के दो मान आएंगे, एक आएगा 1/3 और एक आएगा 1/2, दोनों बराबर नहीं है, अतः कोई अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर विद्यमान नहीं है जिसके लिए v1 इक्वल टू अल्फ़ा v2, क्योंकि अगर v1 अल्फ़ा v2 के बराबर हो जाता तब क्या कहलाता है, ये लीनियरली डिपेंडेंट एक घातीय परतंत्र। और नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह तय v1 तथा v2 क्या है, एलआई सदिश है। हम एक नियम जानते हैं, थ्योरम होती है कि अगर आपके एन स्पेस का डायमेंशन दे रखा है, यानी कि एन डायमेंशन का स्पेस दे रखा है, तो एन एलआई वेक्टर जो है वो आधार बनाएंगे। तो हमारे पास आर स्क्वायर दे रखा है और आर स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 2। तो कोई भी दो एलआई वेक्टर जो होंगे वो क्या बनाएंगे, आधार बनाएंगे, क्योंकि डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू 2, जो सेट है 1 2 3 4 एक या फिर आर स्क्वायर का आधार है। पहला सेट तो आपका क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। बात करते हैं दूसरे सेट की। चूँकि ज़ीरो वेक्टर जो है वो बिलोंग करता है इस सेट में, और ज़ीरो वेक्टर किसी भी सेट में बिलोंग करता है तो वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब ये जो सेट है एक लीनियरली डिपेंडेंट समुच्चय है। लीनियरली डिपेंडेंट समुच्चय कभी भी आधार नहीं हो सकता। ये जो समुच्चय हमें दे रखा है आर स्क्वायर ओवर आर का आधार नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ कोसेंट स्पेस, यानी कि विभाग समष्टि का एक उदाहरण दीजिए। वो देखना है हमें विभाग समष्टि का उदाहरण। तो कोसेंट स्पेस का एक एग्जांपल देना है, तो हम कोई भी नॉर्मल स्पेस मान लेते हैं। माना v ओवर f जो है एक सदिश समष्टि है। अब w इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर जो है e की एक उप समष्टि होगी। ट्रिवियल कोसेंट स्पेस दिखाते हैं। अब v अपॉन w इज इक्वल टू क्या होगा, परिभाषा क्या होती है, w प्लस v बिलोंग्स टू कैपिटल V। w क्या है, ज़ीरो वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, v बिलोंग्स टू कैपिटल V, यानी कि क्या हो जाएगा, v। ये हो जाएगा आपका कोसेंट स्पेस, जो कि समष्टि या उप समष्टि
समष्टि W इक्वल टू 0 के लिए एक विभाग समष्टि है। हम ट्रिवियल एग्जाम्पल दे सकते हैं और भी एग्जाम्पल हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि रैखिक रूपांतरण की कोटि तथा शून्यता को परिभाषित कीजिए। देखते हैं इसे। तो सबसे पहले कोटि की बात करते हैं, यानी कि रैंक। तो किसी रैखिक रूपांतरण कैपिटल टी वी से वी डैश के लिए ह्रास समष्टि रेंज स्पेस को हम आर ई से लिखते हैं। ई विमा ई की कोटि कहलाती है, जहाँ आर टी क्या है आपका, आर टी इस प्रकार से डिफाइन होता है टी ऑफ वी, यानी कि जितने भी स्मॉल वी है कैपिटल वी से उनकी टी मैपिंग का सेट क्या कहलाएगा, आर टी रेंज स्पेस, और उसकी जो डायमेंशन होगी विमा उसको क्या कहलाएंगे, टी की कोटि। कहते हैं रैंक ऑफ ई क्या होता है आपका, डायमेंशन ऑफ आर टी। इसी प्रकार से हम शून्यता परिभाषित कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ चेंज करना होगा वहाँ चेंज कर देंगे। शून्यता यानी कि नलिटी किसी रैखिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शून्य समष्टि यानी कि नल स्पेस की जो विमा है, नल स्पेस को हम किससे लिखते हैं, कर्नल ऑफ ई से। उसकी जो डायमेंशन है ई की क्या कहलाती है, शून्यता कहलाती है, जहाँ पर कर्नल ऑफ टी क्या होती है, कि वी के वो सभी एलिमेंट जिनके लिए ई वी आपका क्या होता है, जीरो वेक्टर का डैश। ठीक है, तथा जो आपकी नलिटी होती है, नलिटी ऑफ ई, वो क्या होती है, डायमेंशन ऑफ कर्नल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ड्यूअल स्पेस एंड ड्यूअल बेसिस, यानी कि द्वितीय समष्टि तथा द्वितीय आधार को परिभाषित कीजिए। देखते हैं इसे। तो द्वितीय समष्टि क्या होती है, माना वी ओवर एफ एक सदिश समष्टि है, तो वी से क्षेत्र एफ पर परिभाषित सभी रैखिक फलनकों की सदिश समष्टि वी की द्वितीय समष्टि यानी कि ड्यूअल स्पेस कहलाती है। तथा इसे वी स्टार से डिनोट किया जाता है, वी स्टार से डिनोट यानी कि व्यक्त किया जाता है। राइट, अर्थात हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वी स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सच दैट, एफ क्या है, वी से एफ एक रैखिक फलनक है। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
वी स्टार इज इक्वल टू होम वी कोमा एफ। ये आपकी क्या होती है, ड्यूअल स्पेस। इसी प्रकार से होती है आपकी इसकी जो समष्टि होती है, आधार, द्वैत आधार, ड्यूअल बेसिस। तो बी का कोई आधार मान लेते हैं, माना बी इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn जो है सदिश समष्टि V ओवर F का कोई आधार है, तब B स्टार इक्वल टू F1 F2 अप टू Fn जो है आधार B का या द्वितीय आधार कहलाता है। यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है एफ आई वी जे इक्वल टू डेल्टा आई जे, जहाँ पर डेल्टा आई जे क्या है, 1 होगा जब आई और जे बराबर है, और 0 होगा जब आई और जे बराबर नहीं है। इसे हम बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा फलन। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, बेसिस। यहाँ पर आई और जे क्या है, 1 से लेके n तक वैल्यू है। तो ये द्वितीय आधार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट बी पर मूव करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी रिंग थ्योरी से है, यूनिट नंबर सेकंड भी आपकी रिंग थ्योरी से है। बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि V3R ये सदिश हमें दे रखे हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 के लिए सिद्ध कीजिए कि S और T द्वारा विस्तृत सदिश उपसमष्टियाँ जो है वो समान होगी। यानी कि हमें निकालना है LS और LT और सिद्ध करना है कि दोनों क्या है, आपके बराबर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर दो सेट हमें दे रखे हैं। S दे रखा है आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और T दे रखा है आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3। ओके, जहाँ अल्फ़ा 1 क्या है आपका 1 2 1, अल्फ़ा 2 है आपका 3 1 5 और अल्फ़ा 3 है आपका 3 -4 एंड 7। तो हमें इन दोनों का दिखाना है कि ये दोनों LS और LT बराबर है। और बराबर कभी तभी होगा जब इसमें से कोई एक वेक्टर जो है वो क्या है, दूसरे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि ये सेट जो T है वो LD होना चाहिए। LD होगा तभी हम क्या कह सकते हैं इसको कि दोनों स्पान बराबर है। तो सबसे पहले में LT निकालते हैं। नाउ LT क्या होगा कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम स्केलर मान लेते हैं A1 A2 और A3, जहाँ पर आपका ये A1 A2 और A3 जो है किसके अवयव है, R के अवयव, फील्ड के अवयव होंगे। यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं, हम करते हैं इसको रहने देते हैं। हम नाउ LS में दिखाते हैं। माना हम इस T को क्या सिद्ध करते हैं, LT सिद्ध करते हैं। माना कि A1 या B1 मान लेते हैं, ये हमने मान लिया ऑलरेडी। माना B1 B2 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि जो अल्फ़ा 3 है इसको हम लिख सकते हैं B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी कि एक घात स्वतंत्र एक घात परतंत्र कब होता है, जब किसी एक वेक्टर को उसके पिछले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो हम लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है तो अल्फ़ा 3 जो है उसको अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम दिखा देंगे। अगर मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम और कोई मेथड देखेंगे। बट अभी के लिए हमने मान लिया कि अल्फ़ा 3 को हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। और एक घात संचय क्या होता है, हमारे पास अदिश मिलेंगे B1 और B2। B1 B2 हमने मान लिया। अब अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या होगी, रख देते हैं 3 -4 और 7। अल्फ़ा 1 क्या है आपका
1 2 1 और अल्फ़ा 2 क्या है 3 1 5। यहाँ से दो इक्वेशंस हमें मिल जाएगी, सॉरी 3 इक्वेशन। पहले इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो b1 प्लस 3b2, b1 प्लस b2 और b1 प्लस 5b2। यहाँ से इक्वेशन मिलेगी b1 प्लस 3b2 इक्वल टू 3, b1 प्लस b2 इक्वल टू -4, b1 प्लस 5b2 इक्वल टू 7। यहाँ से b1 और b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो इक्वेशन 3 है, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 2b2। देखो पहली इक्वेशन लिख दी मैंने एज इट इज़, और सॉरी थर्ड इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन। माइनस करेंगे तो b1 कैंसिल, 5 माइनस 3 ये 2b2, 7 माइनस 3 4। b2 की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ओके, अब b2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास b1 आ जाएगा -3। ओके, अब यहाँ पर इक्वेशन हमें 3 दे रखी है, तो हम तीनों में एक ये वैल्यू रख के चेक करेंगे कि b2 2 और b1 3 जो है सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहली इक्वेशन क्या है -3 + 6, 3 सही हो रही है। 2b1 हो गया -6 + 2 -4, ये भी सही है। लास्ट इक्वेशन -3 + 10 यानी कि +7, ये भी सही है। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अतः अल्फ़ा 3 को हम क्या लिख सकते हैं -3 α1 + 2 अल्फ़ा। तो इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं, इक्वेशन अभी हमने दिया नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब हम निकालते हैं नाउ, वापस से LT की तरफ जाते हैं। LT क्या था आपका a1 b1 a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस a3 α3 की जगह इक्वेशन उससे वैल्यू रख देंगे, तो 3 α1 नेगेटिव साइन के साथ, और ये जहाँ पर a1 a2 a3 किस में है R के अंदर। α1 को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a1 - 3 a3 α1 प्लस a2 + 2 a3 α2, जहाँ पर आपका a1 a2 a3 क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है। अब इनको कोई नए नाम दे देते हैं, इसको C1 नाम दे देते हैं, इसको C2 नाम दे देते हैं। ये हो गया C1 α1 प्लस C2 α2, ठीक है। और C1 C2 किसके अंदर है रियल नंबर R के अंदर। तो ये सेट क्या हो गया α1 और α2 का एक घात संचय, यानी कि वेक्टर जो है α1 α2 उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे उनका सेट, ये किसके बराबर होगा LS के बराबर। ओके, तो अतः हमारे पास हमने सिद्ध कर दिया, अतः LS जो है वो किसके बराबर है LT के बराबर। यही हमें प्रूव करना था, हैंस राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V/F टू बी ए सब स्पेस इज दिस कंडीशन। यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है, किसी सदिश समष्टि के एक अरिक्त उपसमुच्चय W के लिए जो VF की उपसमष्टि होने के लिए, यानी कि W जो है V की एक उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि, यानी कि आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, ये कंडीशन है। सिंपल वन कंडीशन कि दो आपके पास अदिश हैं A और B जो कि F से बिलोंग कर रहे हैं, और दो सदिश है अल्फा और बीटा जो कि W से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि A अल्फा प्लस B बीटा जो है वो किस में बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा। तो इसको सिद्ध करते हैं हम। सबसे पहले हम आवश्यक प्रतिबंध प्रूव करते हैं। तो पहले तो हम ये मान लेते हैं, माना W जो है सदिश समष्टि V/F का एक रिक्त उपसमुच्चय है। ये तो हमें गिवन है। अब पहले हम प्रूफ करते हैं आवश्यक प्रतिबंध। तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिबंध की आवश्यकता, कि नेसेसिटी ऑफ द कंडीशन, और द कंडीशन इज नेसेसरी। तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, सदिश उप समष्टि हम मान लेते हैं। माना
W जो है V की एक सदिश उपसमष्टि है, ये हमने मान लिया। और वो जो कंडीशन हमें दे रखी थी वो हमें प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक स्केलर मान लेते हैं A जो कि किस में है, F में, तथा एक वेक्टर मान लेते हैं अल्फा जो कि किस में है, W में है। तब अदिश गुणन की समवर्तता से, तो क्योंकि सदिश उपसमष्टि है, उपसमष्टि में क्या होता है कि वह जो है एक तो सदिश समष्टि होती है और उससे पहले यह है कि अदिश गुणन और सदिश योग के लिए समवर्त गुणधर्म का पालन करती है। ये सब मिला के हमारी डेफिनेशन बनती है उपसमष्टि की। तो हमने ये मान रखा है कि उपसमष्टि है, तो हम उपसमष्टि की जो कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कंडीशन क्या है, अदिश गुणा यानी कि A डॉट अल्फा किस में बिलोंग करेगा, W में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि B आपका F में है तथा बीटा कोई सदिश आपका W में है, तब आपका क्या होगा, B डॉट बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल W। ओके, ये कंडीशन आपकी हो गई। इसके बाद में हम सदिश योग की समवर्तता का गुणधर्म अप्लाई करते हैं। तो चूंकि अल्फा A इंटू अल्फा और B इंटू बीटा ये दो हमने किस में दिखा दिए, कैपिटल W में, अतः सदिश योग के लिए समवर्त गुणधर्म से, तो योग का मतलब अगर दो वेक्टर कैपिटल W में है तो उनका जो सम होगा वो भी किस में होगा, कैपिटल W के अंदर होगा। ठीक है, तो अतः जो हमें यही कंडीशन दे रखी थी, तो दिया गया प्रतिबंध जो है वो क्या है, आवश्यक नेसेसरी कंडीशन है। ऑल राइट, ये हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम उल्टा प्रतिबंध मानते हैं, यानी कि आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध। तो प्रतिबंध की पर्याप्तता, सफिशिएंसी ऑफ द कंडीशन, तो हम मान लेते हैं, माना A B बिलोंग्स टू F तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल W के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। ये हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो W है वो क्या है, सदिश उपसमष्टि है। तो इसके लिए जो सदिश समष्टि के जो प्रतिबंध है वो हमें सेटिस्फाई करने होंगे। तो पहले तो समवर्त गुणधर्म सिद्ध करते हैं योग के लिए। तो अल्फा A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1 लेने पर, इस इक्वेशन में A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, ये इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, 1 डॉट अल्फा प्लस 1 डॉट बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल W। और ये हो जाएगा 1 डॉट अल्फा क्या होता है, अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल W। इसका मतलब हो गया, अतः जो W है वो क्या है, सदिश योग के लिए समवर्त है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, माना B इज इक्वल टू 0, तब एक से क्या हो जाएगा, A डॉट अल्फा प्लस 0 डॉट बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल W, यानी कि A अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल W। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि अतः W जो है वो सदिश गुणन के लिए समवर्त। ठीक है, तो सदिश योग के लिए समवर्त दिखा दिया हमने और अदिश गुणन के लिए। अब जो वेक्टर स्पेस की जो बाकी प्रॉपर्टी है वो सिद्ध करेंगे हम 1 बाई 1 करके। तो सबसे पहले 0 वेक्टर दिखा देते हैं। तो मान लेते हैं A और B इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा, 0 डॉट अल्फा प्लस 0 डॉट बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल W, और ये हो जाएगा 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बिलोंग्स टू कैपिटल W। और ये फाइनली हो जाएगा कि 0 वेक्टर किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल W में बिलोंग कर रहा है। ओके, इसके बाद में पहले इसको लिख देते हैं, अतः V का शून्य सदिश जो है 0 वेक्टर W में एग्जिस्ट करता है, विद्यमान।
ओके, अब क्या करेंगे, अब दूसरी कंडीशन, ए को मान लेते हैं -1 और बी को मान लेते हैं 0। अब आपका क्या हो जाएगा, -1 डॉट अल्फा प्लस 0 डॉट बीटा किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल डब्लू में। तो ये एक तरीके से हो जाएगा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल डब्लू। इसका मतलब हुआ कि अतः डब्लू के प्रत्येक अवयव अल्फा का प्रतिलोम जो है माइनस अल्फा डब्लू में एग्जिस्ट करता है, विद्यमान। तो हमने जीरो वेक्टर दिखा दिया, हमने इन्वर्स दिखा दिया। बाकी की जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाती है। कैसे, कि चूंकि V में साहचर्यता तथा क्रम विनिमयता का जो नियम है का पालन होता है, अतः W में भी इन दोनों नियमों का पालन होगा। क्योंकि जो इक्वालिटी टाइप से इक्वेशन होती है, इस प्रकार से कुछ दे रखा है इक्वल टू दिस, ठीक है, वो सारी कंडीशन अगर बड़े सेट में लागू होती है तो छोटे सेट में अपने आप लागू हो जाती है, क्योंकि ये V के सभी अवयवों के ऊपर लागू हो रही है। और W में भी अवयव कहाँ से आ रहे हैं, V से ही आ रहे हैं। तो साहचर्यता और क्रम विनिमयता का जो नियम है वो W में भी पालन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कंक्लूजन में, अतः W कोमा प्लस जो है एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ओके, तो ये हो गया क्रम विनिमय ग्रुप। इसी प्रकार जो बाकी के नियम है, ठीक है, बाकी के नियम क्या है, इसी प्रकार चूंकि V में जो सदिश समष्टि के जो गुणधर्म होते हैं कौन कौन से, V2, V3, V4 तथा V5 क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, अतः W में भी ये नियम लागू होंगे, ठीक है। क्योंकि V2, V3, V4, V5 ये सारे के सारे नियम आपके क्या होते हैं, इक्वालिटी टाइप से होते हैं। और इक्वालिटी टाइप से है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये V में भी लागू होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अतः W जो है F के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है, क्योंकि सारे नियम लागू हो रहे हैं, सदिश समष्टि है। और सदिश समष्टि है, इसका मतलब क्या हो गया कि W जो है VF की एक सदिश उप समष्टि वेक्टर सब स्पेस है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से। तो यूनिट नंबर 4 से पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सो दैट दी सेट, हमें ये दे रखा है, इज ए बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस fx ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ये जो समुच्चय S हमें दे रखा है, जिसमें क्या है 1x, x² एंड सो ऑन, x की पावर n तक दे रखा है, वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र पर x में अधिकतम n घात के सभी बहुपदों की जो सदिश समष्टि होती है, जिसको हम Pnx भी लिखते हैं, उसका क्या है, एक आधार है। तो ये जो समुच्चय है, इसको इस fx का क्या करना है, आधार हमें सिद्ध करना है। आधार के लिए li सिद्ध करेंगे और स्पान सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो हमें क्या दे रखा है, S दे रखा है, ये समुच्चय 1x, x² से लेके x की पावर n तक हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो उसको हम li सिद्ध करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो माना हम अदिश मान लेंगे। तो अदिश में मान लेता हूँ a1 या अल्फा मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अल्फा मान लेते हैं। अल्फा 1 कितने हैं, पहले तो टोटल काउंट करते हैं। तो x की पावर 1, x की पावर 2 से लेके x की पावर n, ये तो हो गया n अवयव, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो n+1 हो गया। तो अल्फा 2, अल्फा 3 से लेके अल्फा n+1 हमने मान लिया फील्ड f के अंदर, ठीक है। साथ के साथ ये मान लिया हमने कि अल्फा 1 इंटू पहला अवयव 1,
α2 इंटू दूसरा वेक्टर x, α3 इंटू एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से अल्फ़ा n+1 इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या मान लिया, 0 बहुपद। ठीक है, इसको मैं 0x भी कर सकता हूँ, बेटर रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा एक तरीके से, इसको मैं लिख सकता हूँ α1 प्लस α2 इंटू एक्स, α3 इंटू एक्स स्क्वायर से लेके अल्फ़ा n+1 से लेके एक्स की पावर n, और 0 बहुपद को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 0.x 0.x स्क्वायर, इस प्रकार से लास्ट में 0.x की पावर n। ये शून्य बहुपद की परिभाषा होती है कि जो सारे के सारे गुणांक होते हैं x के, एक्स स्क्वायर सबके, वो क्या होते हैं, आपके 0 होते हैं। अब दो बहुपद आपस में बराबर है, इसका मतलब होता है कि इनके जो गुणांक है वो बराबर होंगे, यानी कि कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, x का गुणांक है वो x के गुणांक के बराबर होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा α1 इक्वल टू 0, α2 x का गुणांक यहाँ से α2 है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से क्या है 0, α3 हो जाएगा 0, इसी प्रकार से n+1 भी क्या हो जाएगा 0। तो हमने क्या माना, n+1 स्केलर माने अदिश राशि, और हमने सिद्ध कर दिया ये सारे के सारे क्या है 0 के बराबर है। इसका मतलब हो गया, अतः s जो है एक रैखिक स्वतंत्र यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट समुच्चय है। तो पहली कंडीशन जो आधार की होती है वो हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हमें दिखाना है कि जो f(x) का कोई भी एलिमेंट है इनके एक घात संचय यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके। तो मान लेते हैं, माना कोई भी बहुपद मान लेते हैं px, क्योंकि अधिकतम n घात का बहुपद है तो किस प्रकार का होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर से लेके an x की पावर n, क्योंकि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए। ये बिलोंग करेगा आपका f(x) में। ठीक है, ये बहुपद क्या है, px बिलोंग कर रहा है, तो px को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो px है वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, या फिर हम इसको पहले लिख देते हैं। ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। a0 को मैं लिख सकता हूँ 1.a0, या फिर हम इससे लिखते हैं a0.1 a1.x a2.x स्क्वायर से लेके an.x की पावर n, जो कि s के अवयवों क्या अवयव है, 1x एक्स स्क्वायर से लेके x की पावर n का एक घात संचय यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अतः जो स्पान ऑफ s है, s का जो स्पान है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका f(x) के बराबर। इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ भी मैं बड़ा ब्रैकेट लगा, यही हमें दे रखा था। स्पान हो गया, स्पान सिद्ध कर दिया, li सिद्ध कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, अतः s जो है सदिश समष्टि जो कि हमें गिवन है f(x) का एक आधार है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9, इफ वी आर बी दिस वेक्टर स्पेस ओवर द रियल फील्ड ऑफ आर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस एंड एस बी ए बेसिस ऑफ इट, यानी कि एस जो है वी आर का बेसिस दे रखा है, हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इस मैट्रिक्स के। ठीक है, तो वी आर एक सदिश समष्टि दे रखी है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस की, एस हमें एक समुच्चय दे रखा है, और वी का कोई एक एलिमेंट यानी कि वेक्टर दे रखा है ये, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी कि हमें क्या करना है, इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, और जो जो स्केलर मिलेंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, निर्देशांक कहलाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा है s इज इक्वल टू, या फिर यहाँ s जो है हमें समुच्चय दे रखा है जिसमें मैट्रिक्स है आपकी 1 1 1 और 1, दूसरी मैट्रिक्स है आपकी 0 -1 1 और 0, तीसरी मैट्रिक्स आपकी दे रखी है 1 -1 0 और 0, और लास्ट चौथी मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 0 0 0। ठीक है, ये क्या है, V ओवर R का एक आधार है। ठीक है, तो अब हमें एक जो वेक्टर दे रखा है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो कितने वेक्टर दे रखे हैं S के अंदर, S के अंदर 4 वेक्टर है, तो 4 स्केलर हम मान लेंगे, हम स्केलर मान लेंगे a1
A2, A3 और A4 बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि ये जो वेक्टर हमें दे रखा है, गिवन वेक्टर क्या है हमारे पास, ये वेक्टर है 2 3 4 -7, ये वेक्टर दे रखा है। इसको इस एस के अवयवों के आधार के मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो A1 इंटू पहला वेक्टर, A2 इंटू दूसरा वेक्टर, A3 इंटू तीसरा वेक्टर और A4 इंटू चौथा वेक्टर। ये हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, हमें A1, A2, A3 और A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो इक्वेशन बनाते हैं, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ 2 3 4 -7। A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A1 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 और A1 प्लस A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से करने पर तो 0 हो जाएगा, बाकी 1 से करने पर A2 होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ बनेगा A3 -A3 0 0 प्लस A4 0 0 और 0। अब इनको ऐड कर देंगे तो वापस से इसको लिख देता हूँ। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, पहला अवयव जो है वो पहले अवयव में हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो दूसरी पोजीशन पर अवयव है इनको आपस में ऐड करेंगे तो A1 -A2 -A3, फिर A1 प्लस A2 और फिर क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी, पहला अवयव जो है वो पहले अवयव के बराबर होगा, यानी कि ये अवयव जो है इसके बराबर होगा, ये अवयव इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। वो इक्वेशंस जो भी हमें मिल रही है वो लिख देते हैं। 3 के बराबर है, A1 प्लस A2 जो है वो 4 के बराबर है, A1 जो है वो -7 के बराबर है। तो ये तो इजी है, A1 आपका पहले से निकल गया कि A1 की वैल्यू आपकी 7 है। जब A1 की वैल्यू इसके ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1 की जगह हमने रख दिया -7 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। तो A2 क्या हो जाएगा 4 + 7 और 4 + 7 आपका क्या हो जाएगा 11। तो A2 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई 11। अब इसके ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे A1 और A2, तो A1 की वैल्यू -7, ठीक है, और -A2 -A3 इज इक्वल टू कितना है आपका 3। यहाँ से ये कितना हो गया -7 और -11, माइनस का 18 और माइनस का 18 इधर जाके प्लस का 18, 18 + 3 कितना हो जाएगा 21 और 83 नेगेटिव है तो -21, ये A3 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास एक इक्वेशन और है जो ऊपर दे रखी है, ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो A1 की वैल्यू -7, कि A4 भी निकालना है तो इसी से सही है। चलो A4 निकालते हैं, A1 A3 और A4। A1 कितना है -7, A3 कितना है -21 प्लस A4 = 2, तो प्लस A4 = 2। तो यहाँ से -7 और -21 कितना हो जाएगा -28 और 2 के साइड में जाएगा तो +28, तो A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 सभी की वैल्यू निकल गई, यानी कि अतः मैट्रिक्स जो हमें गिवन मैट्रिक्स थी, क्या मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 -7, 2 3 4 -7 का, या के लिख देते हैं, के आधार S के सापेक्ष निर्देशांक, आधार S के सापेक्ष निर्देशांक क्या क्या है। A1 क्या है आपका, ब्रैकेट में लिखेंगे A1 की वैल्यू -7 11 -7 11 21 और 30, ये हो जाएंगे इसके निर्देशांक। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर -21 आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यदि स्मॉल टी सदिश समष्टि VF से V' में एक रैखिक रूपांतरण हमें दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें सिद्ध करना है कि टी की जो परास है, रेंज ऑफ टी V' का क्या है, सब स्पेस उप समष्टि है। तो हमें जो टी की जो परास होती है RT,
उसको दिखाना है वी डैश का उपसमष्टि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो मान लेते हैं जो स्मॉल टी है वी ओवर एफ से वी डैश ओवर एफ जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रैखिक रूपांतरण है। ठीक है, अब टी की रास क्या हो जाएगी, उसको हम आर टी से लिखते हैं। इसको थोड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। आर टी क्या होती है, या इसको हम आर भी लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, टी ऑफ वी सच दैट वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, यानी कि कैपिटल वी के जितने भी अवयव है उनकी टी इमेज का सेट क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टी ऑफ जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो डैश। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जीरो डैश है वो किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। क्योंकि आर में क्या है, जितने भी टी के जो मैपिंग होती है वो किस में बिलोंग करती है, आर में बिलोंग करती है। इसको स्मॉल लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अतः जो आर है वो वी डैश ओवर एफ का एक अरिक्त उप समुच्चय है। ये तो पहला स्टेप हो गया सब स्पेस प्रूफ करने का कि ये क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी अरिक्त होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें से दो अवयव मानते हैं। तो माना यू डैश और वी डैश जो है वो आर के अवयव है, और दो हम अदिश मानते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा किस में है, फील्ड एफ के अंदर है। तो चूंकि यू डैश वी डैश जो है वो आर में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अतः यू और वी बिलोंग्स टू, ये आर नहीं वी डैश होगा यहाँ पे, आर ही है। कैपिटल वी इस प्रकार विद्यमान होंगे कि यू डैश जो है वो बराबर होगा टी ऑफ यू के, तथा वी डैश बराबर होगा टी ऑफ वी के। ठीक है, अब लीनियर ट्रांसफॉर्म में अब हमें क्या दिखाना है, इसको आर को सब स्पेस। तो सब स्पेस दिखाने के लिए हम दिखाएंगे अल्फा यू डैश प्लस बीटा वी डैश किस में बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा यू डैश की जगह क्या रख देंगे, टी यू, बीटा वी डैश की जगह रख देंगे टी वी। क्योंकि टी क्या है, रैखिक रूपांतरण, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी अल्फा यू प्लस बीटा वी। क्योंकि जब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये किसके बराबर होता है, इसके ऊपर के बराबर। कारण लिख देते हैं, सिंस टी जो है एक रैखिक रूपांतरण लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलराइट, तो टी अल्फा यू प्लस बीटा वी हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि यू वी जो है वो कैपिटल वी में बिलोंग कर रहे हैं, तथा अल्फा बीटा किस में बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड एफ में। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि वी तो क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस में क्या होता है, अल्फा यू प्लस बीटा वी किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल वी में। ठीक है, तो अतः ई अल्फा यू प्लस बीटा वी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। क्योंकि वी के जो अवयव है उनका टी इमेज क्या होता है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। और ये हमने किसके बराबर सिद्ध किया था, अल्फा यू डैश प्लस बीटा वी डैश बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, अतः आर जो है वी डैश ओवर एफ की एक सब स्पेस यानी कि उप समष्टि है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल टी ऑन वी टू आर रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस इज दिस, देन व्हाट इज द मैट्रिक्स रिलेटेड टू बेसिस b1। यानी कि हमें क्या दे रखा है, जो मानक आधार होता है e1 और e2 उसके सापेक्ष टी की मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है। तो हमें किसी दूसरे आधार b1 के सापेक्ष क्या निकालना है, टी की मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो सदिश समष्टि v2r का आधार। ठीक है, ये हमें b दे रखा है, और b क्या है, मानक आधार। तो मानक आधार में कौन से अवयव हैं, e1 और e2, जहाँ e1 आपका होता है 1,0 और e2 होता है 0,1। यानी कि e1 यानी कि पहली जगह 1 बाकी सभी जगह 0, क्योंकि v2 का अवयव है तो दो ही अवयव होंगे। e2 का मतलब दूसरी जगह 1 बाकी सारी जगह 0। तो ये हमारा मानक आधार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में ठीक है टी की
दिया गया है ई का आधार बी के सापेक्ष, आपको मैट्रिक्स दे रखी है बी के सापेक्ष मैट्रिक्स टी की लिख देते हैं। ये हमें मैट्रिक्स इस प्रकार से दे रखी है। इसको नोटेशन वाइज कैसे लिखते हैं हम, एम टी बी। ये क्या होती है, आपकी मैट्रिक्स आपको दे रखी है जो कि है 2 -3 1 और 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको, ये मैट्रिक्स है, इससे पहले हम टी को परिभाषित करेंगे। तो टी को कैसे परिभाषित करेंगे, तो 1 से मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखी जाती है कि जो आपका पहला कॉलम दे रखा है वो टी E1 का मान है। तो टी 1,0 आपका क्या दे रखा है, 2 इंटू, इसको ऐसे लिखते हैं कि जो E1 का है वो है 2 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2। तो जो आधार का पहला अवयव आता है उसका मान क्या लिखा जाता है, इस वेक्टर से लिखा जाता है, पहले वेक्टर से 2 और 1। तो ये इसके क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं 2 और 1। तो 2 डॉट E1 और 1 डॉट E2। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी 1,0 हो गया 2, E1 का मान रख दिया और E2 का मान रख दिया 0,1। तो ये हो जाएगा 2 + 0 और ये हो जाएगा 0 + 1। तो मैं डायरेक्ट E1 ही लिखता हूँ, बेटर रहेगा। E1 की वैल्यू हो गई आपकी 2,1। इसी प्रकार से E2 निकाल लेते हैं तथा E2 क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम -3 और 1। तो -3, E1 प्लस 1 डॉट E2, -3 1,0 प्लस 1 इंटू 0,1। तो ये हो गया -3 + 0 और ये हो गया 0 + 1। तो E2 की वैल्यू हो गई -3,1। तो हमने E1 निकाल लिया और E2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें जनरल T निकालना है। तो नाउ x, y बिलोंग्स टू V2 R के लिए T ऑफ x, y। x, y को हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले हम x, y को ही लिखते हैं। x, y को हम लिख सकते हैं x इंटू E1 मानक आधार के सापेक्ष और y इंटू E2, x इंटू 1,0 प्लस y इंटू 0,1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x, y। तो एक तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, x, y इक्वल टू x डॉट E1, जी 1,0 को E1 लिख दिया और 0,1 को E2 लिख दिया। अब दोनों तरफ हम t अप्लाई करेंगे तो t x, y हो जाएगा t x E1 प्लस y E2। E क्या होता है, रैखिक रूपांतरण, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, x E1 प्लस y t E2। अब t E1 की वैल्यू हमें पता है, ये क्या है हमारी 2,1, तो इसको लिख देंगे 2,1 और t E2 की वैल्यू है -3,1। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 2x - 3y और ये हो गया x प्लस y। तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। तो एक तरीके से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दे रखी है तो उससे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाया जाता है। अब हमारा गोल ये नहीं है, हमारा गोल ये है कि अब नया आधार हमें दे रखा है V2 R का नया आधार, V2 R के नए आधार B1 दे रखा है और B1 आपके पास क्या दे रखा है 1,1 और 1,-1 के लिए। इस नए आधार को हम जो वेक्टर अंदर दे रखे हैं उसको हम मान लेते हैं V1 V2। ठीक है, अब हम t V1 निकालेंगे और t V2 निकालेंगे। तो t V1 इक्वल टू t 1,1। ठीक है, और जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे। तो 2 - 3 हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा 2। तो t V1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब इस 1,2 को V1 और V2 के एक हाथ संचय के रूप में लिखना है। तो हम मान लेते हैं इस -1,2 को लिख सकते हैं a इंटू V1 प्लस b इंटू V2। a इंटू V1 की वैल्यू क्या है 1,1 और V2 की वैल्यू है 1,-1। ये हो जाएगा 1,-1। तो ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, -1,2।
यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिलेगी, ए प्लस बी इक्वल टू -1 और ए माइनस बी इक्वल टू 2। अब इनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से बी हट जाएगा और 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू रख देते हैं, तो जैसे यहाँ पर ए वैल्यू रखते हैं 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू -1 और बी की वैल्यू हो जाएगी -1 -1/2 यानी कि -3/2। अतः हमें क्या मिल जाएगा, v1 जो है वो मिल जाएगा 1/2 v1 -3/2 v2। ये हमारे पास एक रिलेशन हमारे पास आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम t v2 निकालते हैं, तो t v2 इक्वल टू क्या होगा, v2 की वैल्यू है 1, x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x - 3y और x + y, 2x - 3y और x + y। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5,0। अब इस 5,0 को हमें a और b के v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। हम मान लेते हैं इस 5,0 को a × v1 दोबारा से और b × v2। तो v1 की वैल्यू 1,1 और इसकी वैल्यू -1,1, तो 1, ये क्या हो जाएगा a + b a - b। इक्वेशन आपकी जो राइट हैंड साइड है वो सेम बन रही है, बस चेंज क्या हो जाएगा, a + b इस बार 5 हो जाएगा और a - b क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a = 5 और a हो गया 5/2 और जो लास्ट इक्वेशन है वो क्या है, a - b = 0, यानी कि a और b दोनों बराबर है, तो ये b भी कितना हो गया 5/2। अतः v2 को क्या लिख सकते हैं 5/2 v1 + 5/2 v2। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब हमें मैट्रिक्स निकालना है। नाउ T की आधार v1 के सापेक्ष मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स होगी T m मैट्रिक्स फॉर m। T की मैट्रिक्स निकाल रहे हैं हम v1 के सापेक्ष। तो ये जो हमने t v1 लिखा है उसके जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक 1/2 और -3/2, ये जो गुणांक है v1 और v2 के उनको हम कॉलम के रूप में लिख देंगे, तो 1/2 -3/2। इसी प्रकार से t v2 को लिख देंगे 5/2 और 5/2। ये दिख रहे हैं आपको रो के रूप में और हम इसको लिखेंगे कॉलम के रूप में। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हो जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी से। तो ये आपका रिंग थ्योरी से है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी रिंग थ्योरी से सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस एंड S α1 α2 up to α1 is a subset of some non-zero vectors of V, then prove that S is LD if and only if some element of S can be expressed as a linear combination of the others। यानी कि मतलब क्या हुआ कि VF सदिश समष्टि आपको दे रखी है और S क्या दे रखे हैं, n वेक्टर्स का सेट दे रखा है जो कि कुछ शून्यतर यानी कि जीरो नहीं है, कोई भी एक उपसमुच्चय है। S जो होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी कि एक घाततः परतंत्र होगा यदि और केवल यदि S को जो है बाकी अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन में व्यक्त किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं पार्ट सी से। तो हम ये मान लेते हैं, माना जो है S जो है हमें सेट दे रखा है α1 α2 up to αn। ये क्या है V/F, यानी कि सदिश समष्टि हमें दे रखी है सदिश समष्टि V/F की कुछ शून्यतर सदिशों का एक समुच्चय यानी कि सबसेट हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो S सेट है वो क्या है, एक रैखिकतः परतंत्र समुच्चय, रैखिकतः परतंत्र यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि
कुछ वेक्टर्स को शेष बचे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट की परिभाषा क्या होती है? अतः A1 A2 अप टू AN, n सदिश दे रखे हैं, तो n अदिश जो है f, जो कि सारे क्या है, सभी शून्य नहीं है, यानी कि कम से कम एक क्या होगा, नॉन जीरो है। इस प्रकार विद्यमान होंगे कि A1 कोमा अल्फा 1 प्लस A2 कोमा अल्फा 2 एंड सो ऑन AN कोमा अल्फा n क्या होगा, जीरो वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n जो दे रखे हैं, वो सारे के सारे, सॉरी ये A1 A2 AN जो है वो क्या है, सारे जीरो नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं, माना जो एक के है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, कोई ना कोई तो होगा। अतः समीकरण एक से, तो पहले तो ए के जीरो नहीं है, इसका मतलब ए के इनवर्स जो है वो एफ में बिलोंग करेगा, क्योंकि क्षेत्र की परिभाषा होती है कि प्रत्येक अशून्य अवयव के लिए क्या मिलेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सही से लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 से लेके ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 प्लस ए के अल्फा के प्लस ए के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1, इस प्रकार से लास्ट एलिमेंट आ जाएगा AN अल्फा n इक्वल टू जीरो वेक्टर। यानी कि किया क्या हमने, इसके जो बीच के जो कुछ वेक्टर्स है वो भी हमने लिख लिए हैं, यानी कि अल्फा के प्लस 1 और अल्फा के माइनस 1, ये हमने लिख लिए हैं। अब इसको हम अल्फा के को अलग कर देंगे, बाकी सबको अलग कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा के, ए के अल्फा के को क्या लिख सकते हैं, माइनस, क्योंकि सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और ये इस प्रकार से ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 तक आएगा, यहाँ से पूरा माइनस में चला जाएगा। ये हमने लेफ्ट में ही रखा है, और ये सारा हम कहाँ पहुँचा देंगे, राइट। प्लस ए के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 से लेके ए एन अल्फा एन, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें अल्फा के रखना है केवल, तो ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हमने ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ए के इन्वर्स। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन ए आई अल्फा आई, लेकिन आई जो है वो के बराबर नहीं है, यानी कि के हमने छोड़ रखा है यहाँ से। ए के इन्वर्स और ए के बन जाएगा 1 डॉट अल्फा के इक्वल टू, ये जो स्केलर है उसको हम समीशन के अंदर लेके चले जाएंगे, यानी कि माइनस ए के इन्वर्स को इस ए आई के साथ रख लेंगे डॉट अल्फा आई। तो 1 डॉट अल्फा के क्या होगा, अल्फा के, और ये हो जाएगा समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन, आई जो है वो के बराबर नहीं है, बी आई अल्फा आई। और यहाँ पर बी आई क्या है, जहाँ बी आई क्या है, माइनस अल्फा के इन्वर्स अल्फा ए इनवर्स ए, किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में बिलोंग कर रहा है। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, अतः अल्फा के बिलोंग्स टू एस को एस के शेष बचे अवयवों के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि कोई एक वेक्टर मिलेगा जिसको बाकी के जो बच गए एलिमेंट जितने, यानी कि एक एलिमेंट ले लिया, बाकी कितने बचेंगे n-1, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। अब इसका हम उल्टा पार्ट प्रूफ करेंगे कि जब अगर हम लिख सकते हैं तो क्या वो LD होगा या नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं। तो विलोमतः माना कि दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं, अल्फा जे मान लेते हैं, अल्फा जे बिलोंग्स टू एस को एस के शेष बचे अवयवों के एक घात संचय, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अतः अल्फा स्केलर मिलेंगे हमें, बी मान लेते हैं, बी आई
बिलोंग्स टू एफ, जहाँ आई जो है वो जे के बराबर नहीं है, इस प्रकार विद्यमान होंगे कि ये जो अल्फा जे है उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो ये बी आई अल्फा आई, जहाँ आई की वैल्यू 1 से n है लेकिन आई जे के बराबर नहीं है, क्योंकि जे को तो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है। हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके n, आई नॉट इक्वल टू जे, बी आई अल्फा आई, और इस अल्फा जे को हम शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस अल्फा जे इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ मैं। तो इसको मैंने लिख दिया समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके n, आई नॉट इक्वल टू जे, बी आई अल्फा आई प्लस -1 इंटू अल्फा जे इक्वल टू 0 वेक्टर। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अतः ये से लिखते हैं -1 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कम से कम एक अशून्य होना चाहिए और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अतः जो सदिश दे रखे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n क्या है, एक घाततः परतंत्र है, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट है। और सदिश लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब एस क्या है, एल डी समुच्चय लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ देन प्रूव दैट, यानी कि W जो है परिमित विमीय सदिश समष्टि की उपसमष्टि है, तो डायमेंशन V अपॉन W जो है वो बराबर होगा डायमेंशन V माइनस डायमेंशन ऑफ W। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो ये आपका MLSU एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2024 में पूछा गया है। ठीक है, हमने पहले 2024 का क्वेश्चन पेपर जो है वो कवर कर रखा है, तो आप उसमें जाके इस क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 2023 में आया है, उसके बाद में ये 2024 में आपका पूछा गया है। राइट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के जो है 3-4 भाग में निकालने हैं। फाइंड रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस, यानी कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें डिफाइन कर रखा है, उसकी परास समष्टि, शून्य समष्टि, कोटि और शून्यता हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम। तो हमें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, दिया गया रैखिक रूपांतरण ई जो दे रखा है वो आपका V2 R से V3 R में दे रखा है, और किस प्रकार दे रखा है, टी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और माइनस एक्स। ये हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो इसकी हमें परास समष्टि निकालनी है, शून्य समष्टि निकालनी है, कोटि और शून्यता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले V2 का मानक आधार लेते हैं, तो V2 का मानक आधार ये क्या होता है, B, और इसमें दो अवयव होते हैं E1 और E2, जहाँ E1 क्या होता है 1,0 और E2 क्या होता है 0,1। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं T की E1 के लिए। E1 क्या है 1,0, तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1, -1 और -1। ठीक है, इसी प्रकार से TE2 निकालेंगे, तो TE2 क्या हो जाएगा, T 0,1, x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1, 1 और 0। अतः T की जो परास समष्टि है, ठीक है, हम इसको RT लिखेंगे, समुच्चय दो वेक्टर हमारे पास मिले, एक TE1 जो कि है 1, -1, -1, सही से लिख देता हूँ मैं, 1, -1, -1, और दूसरा है -1, 1, 0 से जनित होगी, यानी कि इससे जनरेटेड होगी। लेकिन हमें क्या लिखना है,
इसको LI भी देखना है कि LI है या नहीं है। तो मान लेते हैं, माना AB बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का A 1, -1, प्लस B -1, 1, 0, ये क्या होगा 0 वेक्टर के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A माइनस बी माइनस A प्लस बी और माइनस A, और 0 वेक्टर क्या होगा V3 में 0, 0, 0। यहाँ से इक्वेशन मिलेगी A माइनस बी 0, माइनस A प्लस बी 0 और माइनस A इक्वल टू 0। तो माइनस A इक्वल टू 0 का मतलब A इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 0 ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो B इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, अतः जो हमें सदिश दे रखे हैं कौन कौन से, 1, -1, और दूसरा सदिश दे रखा है आपको -1, 1, 0 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो समुच्चय हमें दे रखा है 1, -1, 1 और -1, 1, 0 जो है RT का एक आधार है। बेस हो गया, तो बेस होने का मतलब क्या हो गया, अतः RT को क्या लिख सकते हैं हम, A 1, -1, 1 प्लस B -1, 1, 0, यानी कि RT का प्रत्येक वेक्टर जो होगा वो इन दो वेक्टर से जनरेट किया जा सकता है। तो फाइनली जो आपकी परास समष्टि है वो क्या हो जाएगी, A माइनस बी माइनस A प्लस बी और ये आपकी क्या हो जाएगी परास समष्टि। यहाँ पर माइनस आएगा ये, तो ये माइनस A हो जाएगा, जहाँ पर A और B क्या है आपके R में है। तो जो T हमें दे रखा है सेम टू सेम आपकी क्या हो जाएगी परास समष्टि। ठीक है, इसको लिख देते हैं, जो कि E की परास समष्टि है तथा डायमेंशन ऑफ RT, T की विमा क्या है, क्योंकि इसके आधार में 2 अवयव है तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसकी हो जाएगी 2, अतः T की कोटि ये हो जाएगी T, यानी कि रैंक कितनी हो जाएगी 2 के बराबर। अब हम निकालेंगे शून्य समष्टि। शून्य समष्टि के लिए हम मान लेते हैं कोई वेक्टर जो है x, y वो बिलोंग करता है कर्नेल ऑफ T, जो कि शून्य समष्टि होती है। इसका मतलब होता है T x, y इक्वल टू 0, और T x, y क्या होगा परिभाषा के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी परिभाषा है उसमें हम x, y निकालेंगे और परिभाषा है हमारी x माइनस वाई, ये आपकी T x, y की वैल्यू है। इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। ये किसके बराबर है, 0 वेक्टर के बराबर, और 0 वेक्टर क्या होगा 0, 0, 0। यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई 0, y माइनस एक्स 0 और माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो अभी हमने LI प्रूफ किया था, सेम इक्वेशन है, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अतः T की शून्य समष्टि नल स्पेस या कर्नेल ऑफ T में केवल एक वेक्टर होगा, वो होगा 0, 0। ठीक है, ये हमारी क्या होगी शून्य समष्टि, तथा डायमेंशन ऑफ कर्नेल T ये क्या हो जाएगी आपकी 0, यानी कि अतः T की जो नलिटी है शून्यता ये क्या हो जाएगी 0। तो हमने इसकी परास समष्टि निकाल ली, शून्य समष्टि निकाल ली, कोटि निकाल ली, जो कि क्या होती है परास समष्टि की डायमेंशन, और नल स्पेस यानी कि कर्नेल ऑफ T की डायमेंशन क्या होती है शून्यता। तो ये सब हमने फाइंड आउट कर लिया। इस प्रकार से ये हमने जो BSc 5th सेमेस्टर NEP सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था 2023 का, वो हमने सॉल्व कर लिया है पूरा कंप्लीट। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए। और यहाँ तक मेरे पास कुछ पेपर जो है वो मिसिंग है, तो अगर जो पेपर मैंने कवर नहीं किए, अगर आपके पास उन पेपर का PDF अवेलेबल है तो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, मैं उनका सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।